हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 पार्ट लेक्चर 2। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज़ फॉर द डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर। तो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल, जिसमें बेसिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, टूल ज्योमेट्री। या फिर उसको हम टूल सिग्नेचर भी बोलते हैं, टूल डेजिग्नेशन भी बोलते हैं, और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। ठीक है, तो टूल ज्योमेट्री को हिंदी में बोल सकते हैं औजार ज्यामिति, और टूल सिग्नेचर को औजार हस्ताक्षर बोल सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स टूल ज्योमेट्री की, तो हम बात करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कर्तन औजार देखे थे, कटिंग टूल्स देखे थे, जो कि कई प्रकार के होते हैं, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। लेकिन हमारे जो सिलेबस में हमको पढ़ना है टर्मिनोलॉजी या टूल ज्योमेट्री किसकी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। तो टूल ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, तो ये देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है, दैट इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो हम खराद मशीन पे, लेथ मशीन पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, अलग अलग उत्पादन प्रक्रम उस पर हम परफॉर्म करते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस उस पर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, इस डायग्राम में ये इसमें सारे टर्मिनोलॉजी दे रखे हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। तो देख सकते हैं इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो साइड रैक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, फिर उसके बाद एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल और बैक रैक एंगल। तो बेसिकली 6 टाइप के एंगल होते हैं, कोण बनते हैं इसमें, इसकी एजेस पे, छोरों पे। और बाकी टर्मिनोलॉजी, इसको, इसके हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में इसका। तो ये देख सकते हैं, अभी हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इसको 2D में बनाना चाहें तो जैसे आप, होता क्या है, खराद मशीन पे यानी लेथ मशीन पे हम इस तरीके से, हमारा वर्क पीस होगा रॉड के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो है हमारा चक में लगा होता है, खराद मशीन में चक लगा होता है, और चक में ये लगा होता है। ठीक है, अटैच किया जाता है, और ये चक जो है मोटर से अटैच होता है और ये घूमता है, तो उसकी वजह से ये आपका वर्कपीस जो है, कार्यखंड भी घूमता है। और इस पे हमारा, फिर इधर हमारा टूल लगा होता है, और टूल समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हम बनाते हैं 2D में अगर बनाना चाहें तो। और ये टूल होल्डर से जोड़ा जाता है, टूल को टूल होल्डर में अटैच किया जाता है, और ये घूमता है, और ये जो टूल है आपका वो आगे की तरफ मूव कर सकता है और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें, ये जो कटिंग टूल है हमारा, कर्तन औजार है, उसको अगर एनालिसिस करें तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ दिखाई ऐसा देता है, जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शैंक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट शैंक बोलते हैं, शैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस, ये पूरा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है, और ये वाला भी हिस्सा जो है, ये पूरा, ये सतह भी आपकी फ्लैंक कहलाती है। तो 2 फ्लैंक होते हैं, एक साइड फ्लैंक और एक एंड फ्लैंक बोलते हैं इसको। ठीक है, साइड फ्लैंक ये वाला और एंड फ्लैंक ये वाला। और यहाँ पे जो एंड फ्लैंक है और ऊपर जो फेस है, इसको हम रेक फेस, पूरा नाम इसका होता है रेक फेस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक फेस। तो रेक फेस और जो एंड फ्लैंक है, दोनों को जो छोर जोड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड कटिंग एज बोलते हैं। तो 2 कटिंग एज होती है, 2 कटिंग जिससे हमारी कटिंग होती है। तो एक होता है आपका एंड कटिंग एज, ये वाली जो कटिंग एज है, छोर है, और ये वाली जो एज होती है, जो साइड फ्लैंक और रेक फेस से जोड़ती है, इसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइड कटिंग एज। और एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोज रेडियस या नोज बोलते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा कर्व के फॉर्म में होता है, थोड़ा सा
आर्क होता है, यहाँ पे थोड़ा सा त्रिज्या दी जाती है, रेडियस दी जाती है, थोड़ा सा ये घूमा हुआ होता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं नोज़। तो ये आपका नोज़ हो गया, ठीक है। और ये नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सारा टर्मिनोलॉजी होता है। और एकदम जो नीचे वाला हिस्सा, इसको हम बेस भी कह सकते हैं, आधार बोलते हैं। जो दिखाई दे रहा है नीचे का हिस्सा जो है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो होप आप लोग को ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, इसको ध्यान में रखेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, देखा, वो एंगल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, शैंक क्या होता है, फेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख रखी है। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। शैंक बेसिकली क्या होता है, ये टूल बिट का एक पोर्शन होता है जो कि ग्राउंड नहीं किया जाता। द पोर्शन ऑफ द टूल बिट, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टूल बिट बोलते हैं, ठीक है। और टूल बिट का एक हिस्सा होता है इधर पीछे का हिस्सा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, शैंक बोल रहे हैं। और इसकी घिसाई नहीं की जाती, इसकी ग्राइंडिंग नहीं की जाती, तो इट इज़ नॉट ग्राउंड, ठीक है। टू फॉर्म द कटिंग एज, मतलब क्या होता है, जो आगे का हिस्सा होता है इसका टूल का, जो आगे का हिस्सा होता है, उस पर घिसाई करके, ग्राइंडिंग करके इस तरीके से हम कुछ बनाते हैं उसकी एजेस को, एंगल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है, जिसको हम शैंक बोल रहे हैं, उसकी कोई घिसाई नहीं होती है, उसको कुछ घिसाई नहीं करके, यानी कि उस पर हम कटिंग एज नहीं बनाते हैं। तो इट इज़ नॉट ग्राउंड टू फॉर्म द कटिंग एजेस। और ये कैसा होता है, आयताकार शेप में होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है इसका जो काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। तो आप देख भी सकते हैं फिगर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेस की, स्टूडेंट्स। तो जिसको हम रेक फेस भी बोलते हैं। तो फेस जो होता है, जिसपे चिप स्लाइड करती है, मूव करती है, जैसे आप जब हम कटिंग करते हैं, जैसे प्रीवियस में मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे आएगा, वर्क पीस से टकराएगा और यहाँ पे कटिंग होगी, तो इसका जो मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल इससे निकलेगा, जो इसमें इसके टुकड़े जो निकलेंगे वर्क पीस के, कार्यखंड के, तो उसकी फेस के ऊपर से होके जाते हैं। मतलब ये जो हिस्सा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका वर्क पीस है और इसको जब कट कर रहा है, तो जहाँ से जो वर्क पीस से जो लोहे के या फिर जिस भी मटेरियल का बना होगा, उसके जैसे बोलते हैं लकड़ी में जो छीलन बोलते हैं बेसिकली, तो उसको हम पदार्थ को जब हम कटिंग करते हैं, तो उसका जो छीलन निकलता है, उसको हम चिप्स बोलते हैं, हिंदी में छीलन बोलते हैं। तो जो चिप्स होती हैं, वो ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करती हैं फेस पे, ठीक है, और बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो वही फेस क्या है, फेस बेसिकली क्या है, द सरफेस अगेंस्ट विद द चिप स्लाइड्स अपवर्ड। तो ये एक ऐसा सतह होती है, सरफेस होती है, जिसके ऊपर जो चिप है, जो छीलन निकलता है, वो ऊपर की तरफ फिसलता है, स्लाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैंक की, जो हम देख सकते हैं दो फ्लैंक है। तो एक ऐसा सरफेस होता है विच फेस द वर्क पीस, तो जो कि वर्क पीस यानी कारखंड के सामने फेस किया होता है। और उसमें दो फ्लैंक्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में दो फ्लैंक होते हैं। एक को बोलते हैं प्रिंसिपल फ्लैंक और दूसरा होता है ऑक्सिलरी फ्लैंक। तो एक एंड फ्लैंक हो गया, एक साइड फ्लैंक के नाम से ज़्यादा फेमस होता है, प्रिंसिपल फ्लैंक और ऑक्सिलरी फ्लैंक के नाम से नहीं फेमस होता। तो जो एंड फ्लैंक होता है, उसको हम प्रिंसिपल फ्लैंक बोलते हैं, जो अदर वाला होता है उसको ऑक्सिलरी फ्लैंक बोलते हैं, साइड फ्लैंक को। उसके बाद हम बात करते हैं हील की। तो जो लोवेस्ट पोर्शन होता है कटिंग एजेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। तो ये आपकी कटिंग एज है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे। ये भी वाला हिस्सा जो है आपका हील कहलाएगा, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा। ओके, फिर उसके बाद नोज रेडियस की बात करें, तो कंजक्शन ऑफ द साइड कटिंग एज एंड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे कंजक्ट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोज रेडियस बोलते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर छोड़ मतलब नुकीला बनाया जाएगा, शार्प कॉर्नर बनाया जाएगा, तो उसके टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए टूल की हम क्या करते हैं, टूल पे नोज देते हैं, ताकि, और साथ ही साथ उससे बेटर सरफेस फिनिश मिलता है। दैट मीन्स कि जो सतह हम जिस पे वर्क पीस पे कटिंग कर रहे हैं, तो उसकी सरफेस फिनिश मिलती है, चिकनी सरफेस मिलती है, हमें चिकनी सतह मिलती है। उसके बाद बेस क्या होता है, अंडर साइड ऑफ द शैंक। तो शैंक के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसी को हम बेस बोलते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स कैसे बनते हैं, क्योंकि बुक्स में कई बार होता है कि इस तरीके से बना के नहीं दिया होता है, तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एंगल्स बनते हैं उसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं, ठीक है, एक समतल लेते हैं। तो सेक्शन कैसा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी कि जो ये बेस है, ये आपका बेस वाला हिस्सा है, बेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे लंबवत एक सेक्शन ले रहे हैं, और पैरेलल टू द विथ, तो इसकी जो चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई है, ठीक है, तो इस चौड़ाई के पैरेलल यानी इस चौड़ाई के समांतर और इसकी बेस के पैरेलल, तो ये इस तरीके से हम एक जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपका, तो ये क्या है, जो ये बेस है उसके क्या है 90 डिग्री पे है, सीधा देख सकते हैं, और ये जो इसकी विथ है उसके पैरेलल है, समांतर है। तो ऐसा एक क्या लेंगे हम, सेक्शन लेंगे, एक समतल ले लिया जो ब्लू कलर का, तो ये एक सेक्शन है, और फिर इस सेक्शन के अबाउट इसको हम इमेजिन करते हैं कि इसको यहाँ से हम कट कर रहे हैं। तो जब कट करेंगे तो जो हमें हिस्सा मिलेगा, ये वाला हिस्सा अगर बाहर निकाल देंगे तो हमें जो हिस्सा मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो अब इस पे जो एंगल्स बन रहा है उसी को हम पढ़ेंगे। तो जब हम यहाँ से जब एक सेक्शन में कट करते हैं तो हमें दो एंगल्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। ये आपका रेक सरफेस है और ये आपकी एंड कटिंग एज है, ये वाली जो कटिंग एज है ये आपकी एंड कटिंग एज है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है, सीधी रेखा जो खींची है, तो स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की है इसको हम ये बोल सकते हैं, तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइड रेक एंगल, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ से इस ये वाली जो एज है इसके फ्लैंक, जो फ्लैंक है उसके ऐसे 90 डिग्री पे हम एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे साइड रिलीफ एंगल में बोलेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें साइड रेक एंगल की, तो रेक एंगल तो कैसे बन रहा है, रेक फेस पे ही बन रहा है, और वो कैसे बन रहा है, जो आपकी साइड कटिंग एज है और बेस के बीच में जो एंगल है, तो बेस जो है नीचे है उसको हम ऊपर भी ऐसे मान सकते हैं, तो बेस और यानी कि बेस और एंड जो साइड कटिंग एज है उनके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइड रेक एंगल बोल रहे हैं। और इधर आपका जो फ्लैंक है, और फ्लैंक से हमने एक 90 डिग्री पे एंगल लाइन खींची है, तो उसमें ये वाली जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइड रिलीफ एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, इसका डेफिनेशन मैं आगे आपको दूंगा भी। तो इस तरीके से हमें दो एंगल मिला हुआ है, इसको मैं आपको इसका डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं हमने बात की, जब हमने सेक्शन कैसा लिया है, पैरेलल टू द विथ लिया है, यानी कि चौड़ाई के समांतर लिया है, और बेस के परपेंडिकुलर लिया है, तो हमें दो एंगल मिल रहा है, साइड रेक एंगल और साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। तो साइड रेक एंगल क्या एंगल है, जैसे मैंने बताया, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल, जो आपका रेक फेस है, जिसको हम जिस पे आपके रेक फेस पे क्या है, साइड कटिंग एज है, तो फेस ऑफ द टूल एंड बेस ऑफ द शैंक। तो अगर जनरली हम बात करें तो बेस जो होता है शैंक का आधार और फेस के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम साइड रेक एंगल बोल रहे हैं। और दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करें तो इट इज़ अ प्लेन पर, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ अ मेजर्ड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विथ, जैसे हमने पैरेलल खींचा है। अब साइड रेक एंगल का इफेक्ट क्या होता है वो भी समझ लीजिए, कि इंक्रीज इन द साइड रेक एंगल, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई जगह आपके जेई वगैरह एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एंगल नहीं पूछेगा कि किस में कौन सा एंगल बन रहा है, आपको ये पूछा जाएगा कि साइड रेक एंगल बढ़ाने या घटाने से क्या फर्क पड़ता है। तो इंक्रीज इन द साइड रेक एंगल रिड्यूसेस द चिप थिकनेस इन द टर्निंग। तो टर्निंग ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, टर्निंग उत्पादन प्रक्रम अगर हम उस पर कर रहे हैं, किसी भी कार्यखंड पे, किसी भी वर्क पीस पे, तो जो चिप निकलता है, जो छीलन निकलता है, उसकी मोटाई यानी कि थिकनेस, तो चिप की थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब पतला पतला चिप निकलता है, जिससे हमारा वेस्टेज कम होता है, ठीक है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा साइड रेक एंगल। तो ये याद रखिएगा कि साइड रेक एंगल बढ़ाने से हमारा जो है चिप थिकनेस रिड्यूस हो जाता है। जो दूसरा एंगल मैंने बताया जो आपका फ्लैंक के साइड पे बन रहा था उसको हम बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। तो साइड रिलीफ एंगल कैसे बनेगा, इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द एंड फ्लैंक, मैंने बताया था एंड फ्लैंक जो है उसके हिस्से से बनता है, और इमीडिएटली बिलो द एंड कटिंग एज, एंड अ लाइन ड्रॉन थ्रू द कटिंग एज परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी कि हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, जस्ट अ सेकेंड, ये एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी कि आधार के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है, और एंड फ्लैंक से जो एंगल बन रहा है जस्ट कटिंग एज के नीचे, तो उसको हम बोल रहे हैं साइड रिलीफ एंगल। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस इज द साइड रेक एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल। अब इसका इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं, तब आगे हम पढ़ते हैं। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द साइड फ्लैंक, मैंने बता दिया है। इसका जो
जैसे साइड रेक एंगल है और साइड रिलीफ एंगल, इसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें मैंने अभी मेंशन नहीं कर रखा है। अब हम नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। तो हमने अभी तो सेक्शन लिया था पैरेलल टू द बेस एंड पैरेलल टू द विथ, तो हमें दो एंगल मिले हैं, साइड रेक एंगल और साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, अब हम सेक्शन कैसा ले रहे हैं स्टूडेंट, सेक्शन पैरेलल टू द बेस, यानी कि बेस के पैरेलल एक सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आधार के पैरेलल। तो ये आपका आधार है, तो सेक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे मैंने सेक्शन नहीं दिखा रखा, सेक्शन कुछ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये सेक्शन जो है, ये समतल जो है पैरेलल के बेस के समांतर है, यानी कि आधार के समांतर है, पैरेलल है। तो इस तरीके से जो हम कटिंग करेंगे इस टूल की, यहाँ पे ये मैंने बना दिया समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से हमने वो ले लिया है, अपना सेक्शन ले लिया। तो जब कटिंग करेंगे पूरा का पूरा, तो हमें क्या दिखाई देगा, समथिंग लाइक ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें जो दो एंगल बनेंगे वो हम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें जो एंगल बनेगा वो कौन से एंगल देगा, जो हमने सेक्शन पैरेलल टू द बेस लिया, दैट इज कॉल्ड एज एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। तो हमने जब सेक्शन पैरेलल टू द बेस लिया है, यानी आधार के पैरेलल लिया है, तो हमें दो एंगल मिल रहे हैं, साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो हम जो हमने बनाया था, जो कट किया था, कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो देख सकते हैं ये, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो एंगल मिल रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका साइड कटिंग एज एंगल हो गया सी एस, और जो साइड कटिंग एज के साथ बन रहा है और जो एंड कटिंग एज के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंड कटिंग एज एंगल। तो देख सकते हैं हमें दो एंगल मिल रहा है, एंड कटिंग एज एंगल यहाँ पे जो कि आपका और इस साइड पे जो बन रहा है साइड कटिंग एज एंगल है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। तो एंगल बाय विच द कटिंग एज स्लोप्स अवे फ्रॉम द नोज। तो जो एंगल वे बनता है, जो कोण बनता है, जिससे जो एंड कटिंग एज है स्लोप उस पर थोड़ा सा ढाल होता है नोज के तरफ से, तो टू क्लियर द वे फॉर फिनिश द सरफेस ऑफ द वर्क पीस। तो इसलिए हम ये एंगल देते हैं ताकि जो वर्क पीस है आपका वो क्या बने, फिनिश, उसकी सरफेस फिनिश अच्छी है। तो और ऑल्सो इट प्रिवेंट्स द ट्रेलिंग एंड ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट द वर्क पीस। तो अगर देखिए इसको समझिए, एंड कटिंग एज जो एंगल है, जस्ट अ सेकेंड, तो ये जब एंड कटिंग एज एंगल है, इस तरीके से हम इसको एंगल दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वर्क पीस है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका समथिंग लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, तो वर्क पीस में अगर ये आपका वर्क पीस है, इस पे जाके ये जब ये कटिंग करेगा और ये अगर पूरा का पूरा मतलब रेक्टेंगुलर बना देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो है इससे जाके टकराएगा, तो इससे जो चिप होगी वो भी निकलने के कम चांसेस होंगे, मतलब उसको एक रास्ता नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ रबिंग एक्शन ज़्यादा होगा, मतलब घिसा, उसमें घर्षण ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हीट भी ज़्यादा निकलेगी। तो उसको भी हमें कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंड कटिंग एज एंगल देते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इट प्रिवेंट द ट्रेलिंग एज ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल फ्रॉम द रबिंग एक्शन अगेंस्ट द वर्क पीस। तो उससे रबिंग नहीं होती है, ज़्यादा उसमें रगड़ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज साइड कटिंग एज एंगल, और ये आपका जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंड कटिंग एज एंगल। तो साइड कटिंग एज एंगल, इट इज द एंगल विच प्रिवेंट्स द इंटरफेस एज द टूल एंटर द वर्क मटेरियल फ्रॉम वर्क मटेरियल। नॉर्मली इट कैप्स 15 से 30 डिग्री लेते हैं। तो इसको ये चीज़ याद रखिएगा कि लार्जर दिस एंगल, जितना ज़्यादा साइड कटिंग एज एंगल ज़्यादा होगा, तो उस पर जो है, यहाँ पे जब ये टकराते हैं तो इस पर फोर्स निकलता है, इसमें जो वर्क पीस है, वर्क पीस से इस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, कई टाइप के फोर्स लगते हैं, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना। तो ग्रेटर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स टेंडिंग टू द सेपरेट पीस वर्क पीस, मतलब क्या हुआ कि जब इस पे टकराएगा, अगर हम ज़्यादा एंगल दे देंगे तो ये जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा,
फ्रॉम द वर्कपीस, क्योंकि ये वर्कपीस आपका घूम रहा है, ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड से, 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम पे, 1200 आरपीएम पे, ठीक है। तो जब ये इस पे क्या देगा, फोर्स देगा, तो उससे क्या होगा, ये टूल जो है सेपरेट होने लगेगा वर्कपीस से, तो ज़्यादा एंगल हमें नहीं लेना होता, अदरवाइज टूल सेपरेट हो जाता है और हमारी सरफेस जो है खुरदुरी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए और बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, उसको हम बोलते हैं चैटर, आवाज़ आने लगती है और साथ ही साथ उसमें निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क पीस पे निशान पड़ जाते हैं, खुरदुरा हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको कम से कम रखना होता है, 15 से 30 डिग्री ही रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इससे होता क्या है, साइड कटिंग एज एंगल यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस एंगल यहाँ पे, ये जो जैसे ये वर्क पीस है आपका, इस पे टकरा रहा है, इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम साइड एंड कटिंग एज एंगल बोल रहे हैं। और ये जो ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं साइड कटिंग एज एंगल, और इधर से जो एंगल बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं सी एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल। तो आप बस एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है रेक फेस से जो बनता है, या फिर रेक फेस या फिर एंड कटिंग एज से बोल सकते हैं। तो एंड कटिंग एज और आपका जो है एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है बेस के, तो उस पे जो एंगल बन रहा है उसको हम एंड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। और एक लाइन ड्रॉ की है हमने किसके, बेस के पैरेलल फ्लैंक के साइड में, और उससे जो एंगल बन रहा है उसको साइड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके पहले हमने डिस्कस किया था साइड रेक एंगल और साइड रिलीफ एंगल। तो आपको एग्जाम में आएगा तो यही तीनों फिगर बनाने होंगे ज्योमेट्री में, ठीक है, इस तरीके से। तो साइड रेक एंगल को अल्फा एस से दिखाते हैं और एंड रिलीफ एंगल को हम गामा एस से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है सेक्शन लेंगे, जो अगले दो मैंने बताया था 6 एंगल होते हैं टोटल, तो 4 एंगल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सेक्शन पैरेलल टू द बेस, अब हम सेक्शन कैसा ले रहे हैं ये देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का सेक्शन है, ये बेस के क्या है, पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द बेस यानी आधार के लंबवत है, और साथ ही साथ पैरेलल टू द लेंथ, यानी ये इसकी आपकी लेंथ है, लेंथ के क्या है, ये समांतर है, पैरेलल है। अब इस तरीके से कट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा वर्कपीस, सॉरी टूल आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रेक फेस था ये वाला, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हमने 90 डिग्री पे एक लाइन खींची है नोज से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज बैक रैक एंगल, और उसके बेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो और जो एंगल मिल रहा है इसके एंड फ्लैंक से जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड रिलीफ एंगल बोल रहे हैं। और यहाँ पे बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं वेज एंगल। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस विल बी एंड रिलीफ एंगल, उसको गामा ई से दिखा रहे हैं, और ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा बी बैक रैक एंगल बोलते हैं। तो इसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो बैक रैक एंगल बेसिकली करता क्या, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बैक रैक एंगल क्या होता है, बैक रैक एंगल बेसिकली क्या होता है, देख सकते हैं। तो दिस इज अ बैक रैक एंगल। बैक एंगल हमने एक लाइन या एक सरफेस या एक समतल लिया है पैरेलल टू द लेंथ या पैरेलल टू द बेस कह सकते हैं, और इसकी रेक सरफेस, तो रेक सरफेस, रेक फेस, और एक लाइन हमने रेखा जो ड्रॉ की है पैरेलल टू द लेंथ या पैरेलल टू द बेस कह सकते हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बैक रैक एंगल बोल रहे हैं। और एक लाइन हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू द बेस यानी कि बेस के लंबवत, और उस लाइन से और जो आपका एंड फ्लैंक है उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम एंड रिलीफ एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि बैक रैक एंगल क्या करता है, इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द टूल टू शेयर द वर्क मटेरियल। तो इसको हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो हम कर्तन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जब कटिंग करते हैं तो इसकी वजह से ही आपकी शेयरिंग होती है, मतलब कटिंग जो होती है वर्क पीस की इसी की वजह से होती है। इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द बेस ऑफ द थिंग। तो डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बेस यानी कि जो आपका बेस है, जो मैंने बताया 90 डिग्री पे एक लाइन खींचा है, तो बेस और फेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बैक रैक एंगल बोलते हैं। तो कई तरीके होते हैं डिफाइन करने के। नेक्स्ट जो एंगल है आपका दैट इज द एंड रिलीफ एंगल, ठीक है, दैट इज द एंड रिलीफ एंगल। तो एंड रिलीफ एंगल इट इज द, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिस इज अ एंड रिलीफ एंगल, ठीक है।
तो एंड रिलीफ एंगल बेसिकली क्या करता है, एंड रिलीफ एंगल इट इज द एंगल ऑफ द पोर्शन ऑफ द एंड फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द कटिंग एज एंड द लाइन ड्रॉ द कटिंग एज परपेंडिकुलर टू द बेस। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है बेस के परपेंडिकुलर, जैसे मैंने बताया, और एंड फ्लैंक के बीच का जो एंगल है उसी को हम एंड रिलीफ एंगल बोल रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए दिया जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखें, इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। तो टूल यानी कि औजार और वर्क पीस के बीच में जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए हम एंड रिलीफ एंगल देते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो कि वीडियो लेंदी हो रही है, बट फिर भी आप इसको अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो ये हमने सारे एंगल्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें कोई डाउट आता है तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नोटेशन होता है डिफरेंट एंगल्स ऑफ द कटिंग टूल। जैसे कुछ रिलेटिव एडवांटेज होते हैं, जो रेक एंगल होता है उसको पॉजिटिव रेक एंगल भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, निगेटिव रेक एंगल। तो हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर पॉजिटिव लेंगे तो कटिंग फोर्स कम हो जाता है, तो कटिंग पावर कम लगती है, यानी कि बिजली कम लगती है उसमें। जीरो रेक एंगल देंगे तो सिंपलीफाई डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉर्म टूल्स, यानी छोटे छोटे टूल्स बनाने के लिए, सिंपल डिज़ाइन की कटिंग करने के लिए हम जीरो रेक एंगल देते हैं। निगेटिव रेक एंगल कब देते हैं, ताकि जो एज है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जो आपकी कटिंग एजेस हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और टूल की लाइफ को बढ़ाने के लिए निगेटिव रेक एंगल देते हैं। लेकिन उस पर फोर्स ज़्यादा लगता है तो कटिंग पावर ज़्यादा लगता है, इसका ये डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, ये क्लियर हो गया होगा। अब लिप एंगल या वेज एंगल या कटिंग एंगल जो मैंने बताया भी था, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज अ वेज एंगल। जस्ट अ सेकंड, दिस इज अ वेज एंगल। इसको कई नाम से हम जानते हैं, देख सकते हैं, लिप एंगल या फिर वेज एंगल या फिर नाइफ एंगल या फिर कटिंग एंगल बोलते हैं। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, रेक एंड क्लियरेंस एंगल पे डिपेंड करता है, रेक एंगल पे और क्लियरेंस एंगल पे डिपेंड करता है। इट इज प्रोवाइडेड ऑन द टूल एंड डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एज। तो ये जितना दिया जाता है उसके आधार पे हम स्ट्रेंथ, उसके बेसिस पे हम कटिंग एज की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं कम ज़्यादा करके, ठीक है। तो अगर लार्जर एंगल होगा तो इससे क्या होगा, इट परमिट द मशीनिंग ऑफ द हार्डर मटेरियल। अगर हम ज़्यादा दोनों के बीच का एंगल देंगे तो हार्ड मटेरियल को ये मशीनिंग कर सकता है। और हैवियर डेप्थ ऑफ कट हैवी, यानी जो डेप्थ हम कट करते हैं, गहराई जो कट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में। तो वो हैवी डेप्थ ऑफ कट देता है। और बेटर हीट डिसिपेशन, यानी हीट भी आसानी से निकलती है और टूल लाइफ भी अच्छी होती है। इसलिए तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिप एंगल दे सकें। उसके बाद नोज रेडियस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कर्वेचर ऑफ द टूल होता है, टूल ट्रिप होता है। इससे हमारी टूल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए और सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है। लेकिन अगर ज़्यादा नोज रेडियस है तो उसमें चैटर होने लगता है, कुछ निशान आने लगते हैं वर्क पीस में। तो अगर हम नोज रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो कटिंग फोर्स और कटिंग पावर रिड्यूस हो जाता है और टूल लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इसलिए एक ऑप्टिमम, मतलब ना ज़्यादा लेना होता है नोज रेडियस, ना अधिक ना कम हो लेना होता है, एक ऑप्टिमम रेंज पे लेते हैं ताकि हमारा काम चल जाए। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और उसी तरीके से इसके बारे में हमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूल का सिग्नेचर, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। टूल सिग्नेचर क्या होता है, आज हमने टूल की टर्मिनोलॉजी और ज्योमेट्री पढ़ी है। अब टूल सिग्नेचर जो होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पूरा वीडियो देखें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं टूल सिग्नेचर के साथ। फिर हम कटिंग मटीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।